नमस्कार दोस्तों। हाजिर है आपके लिए आज वापस L1 और L2 के लिए पिछली रिट की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों के साथ में। और शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमारी जो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें एक ही सवाल था, उसमें थोड़ा संशय बना हुआ है, एक बार उसको देख लेते हैं। ये सवाल था कि मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए उपयुक्त जो सही आंसर जो आंसर में है वो माना गया था कि एक ही इसमें माना गया है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे इसका आंसर सही होगा। तो आप लोग थोड़ा ये देख लीजिएगा और शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल बिना देरी करते हुए ही। देखिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं इनमें से पूछा गया है ओष्ठ्य वर्ण कौन सा नहीं है। ओष्ठ्य अर्थात कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, नासिके, ये महत्वपूर्ण हमारे उच्चारण स्थान है। तो इसमें ओष्ठ्य वर्ण देखो, ओष्ठ्य जो वर्ण होते हैं उनके अंतर्गत प वर्ग, कौन सा वर्ग भाई? प वर्ग। प में कौन से आ जाते हैं हमारे? प, उसके बाद में फ, उसके बाद में ब, उसके बाद में भ और म, ये भी हो गया। इसके साथ में उ और उ, ये ज्यादातर हमारे ओष्ठ्य वर्ग माने जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए। तो देख सकते हैं इनमें उ, उसके बाद में हमारा उ पूछा है, उसके बाद में वह है, उसके बाद उ है और उसके बाद में आ भी पूछा गया है। और वह भी करीब करीब ओष्ठ्य या दंती वर्ण के अंतर्गत ये माना जाता है। ये लोग आप लोग ध्यान रखिए। तो कौन सा वर्ण ओष्ठ्य वर्ण नहीं है? उ हो जाएगा हमारा ओष्ठ्य, उसके बाद उ भी हो जाएगा हमारा ओष्ठ्य और वह की हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। लेकिन आ जो हमारा वर्ण है वह कंठीय वर्ण माना जाएगा। कौन सा भाई? कंठीय जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए कंठीय वर्ण माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल हमारा। अल्प प्राण, कौन सी प्राण भाई? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? चार विकल्प में से बताना है कि अल्प प्राण हमारे ध्वनिया कौन सी है। देखो, सबसे पहले अल्प प्राण, प्राण वायु या श्वास वायु के आधार पर है ना। प्राण वायु जिसे कह सकते हैं या श्वास के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा, इसके साथ में अरे स्वर आ जाएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा हो गया हमारा और साथ में य, रे, ल, व, य र ल व हो गया। इसके बाद में दूसरा, चौथा वर्ण और उसके साथ में देखिए श, श और स, ये हमारे महाप्राण ध्वनियां ये मानी जाती है। देख सकते हैं कौन सा है पहला, ये दूसरा, दूसरा हो गया। तो ये कौन सा महाप्राण होगा? यहां हमसे पूछा गया अल्प प्राण पूछा गया, तो ये होगा नहीं होगा हमारा। दूसरा देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, कौन सी ध्वनिया अल्प प्राण ध्वनिया के अंतर्गत मानी जाएगी? तो हमारा उसका अल्प प्राण ध्वनियों में दूसरा उत्तर हमारा एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण सवाल है कि शुद्ध, यहां शब्द पूछा गया है, शुद्ध शब्द होगा। शुद्ध शब्द है देखिए अनाधिकार, उसके बाद में लिखा विचित्र, उसके बाद में लिखा आशीर्वाद और कार्यक्रम। यहां थोड़ी सी प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए त्रुटि है। देखिए अंधिकार नहीं होता है, शब्द शुद्ध होता है अंधिकार, अनाधिकार नहीं होगा, ये होगा अंधिकार। विचित्र नहीं होगा, विचित्र होगा। क्या होगा भाई? विचित्र होगा। यहाँ ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। ये वैसे आशीर्वाद एक यहाँ लिखना था, इस प्रकार आशीर्वाद लिखना था, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद सही है। और कार्यक्रम भी हमारा यहाँ उत्तर एकदम सही है। दोनों शब्द ही शुद्ध शब्द है। उसके बाद में कि महाधन उदय, संधि पूछिए। महाधन उदय की संधि होगी महोदय, महोदय, महोदय या महोदय। हमने पढ़ा था कि ए या आ के सामने जब उ या उ का आगमन होता है, ए या आ के सामने उ या उ का आगमन होता है तो क्या बन जाएगा भाई? ओ बन जाता है। और ओ की जो मात्रा है आप सभी को पता है, इस प्रकार इसकी मात्रा लिखी
जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ 4 विकल्प में से जो मात्रा लगी कहाँ लगी है, महोदय में लिखी है। तो महाधन उदय महोदय और संधि आपसे पूछिए तो याद रखिए भाई गुणे स्वरे संधि, गुणे स्वरे संधि का क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। तो महाधन उदय क्या बन गया, महोदय, और संधि आपसे पूछिए तो गुण स्वरे संधि। उसके बाद देखिए सद्भावना का संधि विच्छेद होगा, सद्भावना का संधि विच्छेद, सद्भावना संधि है, व्यंजन संधि है। सबसे पहली चीज तो याद रखिए आप लोग, कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है इसके अंतर्गत। और अब हाँ सधन भावना या सधन भावना, सदधन भावना या सतधन भावना है ना। तो सद्भावना का सही शुद्ध हमारा संधि होगा सतधन, संधि विच्छेद होगा सतधन भावना, क्या बन जाएगा भाई, सद भावना। तय अपने ये तीसरे रूप में, तय थ दय अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ संधि होगी सद भावना, संधि विच्छेद हो गया सतधन भावना। संधि पूछे तो व्यंजन संधि। दरित्री का तद्भव रूप पूछा है। दरित्री शब्द जो तद्भव है इसका, दरित्री जो शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द है भाई। कौन सा शब्द है भाई, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है। दरित्री जो शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप पूछा हमसे। कौन सा रूप पूछा भाई, तद्भव रूप। दरित्री का जो तद्भव होता है वो होता है तरी दरती। दरित्री का तद्भव क्या हो जाएगा भाई, दरती इसका तद्भव हो जाएगा। के बाद देखिए दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है। दो भिन्न भाषाएं होती है, भिन्न भाषा का मतलब दो भाषाओं से बने शब्द को क्या कहते हैं, तद्भव, देशक, विदेशक या संकर। सीधा सा कह सकते हैं संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं से बने हुए शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग, संकर शब्द कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, दो भिन्न भाषाओं से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है, यहाँ पे भी तद्भव शब्द के बारे में बात हो रही है। वृक्ष, उसके बाद में वृक्ष, उसके बाद में पल्लव, उसके बाद में खजूर। तद्भव शब्दों की बात हो रही है। यहाँ मैं सीधा सा आपको उत्तर बता देता हूँ, तद्भव शब्द की बात हो रही है, तद्भव यहाँ खजूर है, तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा खरजूर। ये आप लोग थोड़ा जरूर याद रखिए, खरजूर इसका क्या बन जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और ये हमारे जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द है, 3 शब्द हैं। इनके अगर तद्भव की मैं बात करूं आपसे तो रुक्ष का ये तत्सम तद्भव शब्द है, इनका जो होगा वह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द में रुक्ष का बन जाता है रूखा। क्या बनता भाई, रूखा। और वृक्ष का बनता है पेड़। क्या बनता है, पेड़ बनता है, इसका तत्सम। और पल्लव का बनता है पल्ला। क्या बनता है, पल्ला। तद्भव शब्द पूछा हमसे, तद्भव शब्द है खजूर। खजूर का जो तत्सम होगा वो होगा हमारा खजूर होगा। और ये जो हमारे शब्द हैं ये हमारे तत्सम तद्भव शब्द हैं, इनका जो तत्सम है रुक्ष का रूखा, वृक्ष का पेड़, पल्लव का पल्ला। हवा का यहाँ पर्यायवाची पूछा है, नहीं है, 4 विकल्प है, इनमें से एक ऐसा विकल्प ढूंढना है जो हवा का पर्याय नहीं है। हवा को वायु भी कहते हैं, हवा को बयार भी कहते हैं, हवा को समीर भी कहते हैं, ध्वज है ना जो झंडे को कहते हैं, पताका है ना, जैसे इसका क्या हो जाता है झंडा, पताका ना, ये झंडे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान रखिए, हवा का पर्याय नहीं। हवा का वायु, बयार, समीर, वात भी कह सकते हैं हम लोग, वात भी हम इसे कह सकते हैं, पवन भी जिसे कहते हैं, पवन, वात हो गया, पवन हो गया। स्वाधीन, स्वधन अधीन, स्वाधीन, स्वधन अधीन, जो खुद के अधीन है भाई है ना, उसको स्वाधीन कहते हैं। स्वाधीन का यहाँ विलोम पूछा, विपरीत शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा, पराधीन, परधन अधीन, परधन अधीन। स्वाधीन का विलोम जो होगा वह होगा परधन अधीन अर्थात पराधीन। उसके बाद में देखिए भक्ति का अर्थ नहीं है, 4 विकल्प दिए हैं और हमसे पूछा है कि भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति अर्थात सेवा, भक्ति अर्थात पूजा और भक्ति अर्थात श्रद्धा भी होता है, लेकिन भक्ति का अर्थ कविता से नहीं लिया जाता है। भक्ति का अर्थ कविता से नहीं लिया जाता है। भक्ति सेवा, भक्ति पूजा, भक्ति श्रद्धा। संज्ञा का प्रकार है, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा किया कि संख्या के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला कौन सा हो जाता है हमारा
व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारी कौन सी हो जाएगी भाई, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, भाववाचक संज्ञा। देशवाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता है। तो यहां विकल्प नंबर 3 हमारा सही होगा। किस समूह में, किसी समूह में जो सभी शब्द हैं वह सर्वनाम के प्रश्नवाचक शब्द है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, ठीक है, सर्वनाम किसके स्थान पर काम में आते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। मुख्य रूप से इसके 6 प्रकार माने जाते हैं, और यहां हमसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों की बात हो रही है, कौन से हैं, तो देखिए कौन, क्या, किसने, पहला ही विकल्प है जिसमें सारे जो शब्द हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कौन, क्या और किसने, कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक के उदाहरण माने जाएंगे। जो ये हमारा संबंधवाचक हो गया वह है जो हमारा हो जाता है, वह इसमें संकेतवाचक कह सकते हैं, हम निश्चयवाचक के अंतर्गत इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद है कौन, क्या, किसने संज्ञा सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण माने जाएंगे। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तक जो शब्द है हमारा, पुस्तक, पुस्तक जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये पहली चीज तो ये। अब इससे जातिवाचक संज्ञा से यहां विशेषण की बात करनी है भाई, इससे कौन सा विशेषण बनेगा, सही है ना। पुस्तकालय विशेषण है क्या, पुस्तकें विशेषण है क्या, पुस्तकें विशेषण है, पुस्तकों, ठीक है। तो यहां सीधी सी बात करें, पुस्तकें जो शब्द है वह हमारा विशेषण का काम कर रहा है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक का घर, पुस्तकें ये भी नहीं होगा, ये बहुवचन हो गया यहाँ पर, पुस्तकें, पुस्तकों को भी हम नहीं मान सकते हैं। विशेषण की बात करें तो विशेषण हमारा पुस्तक से बनेगा, पुस्तक की, क्या बनेगा भाई, पुस्तकीय बनेगा। छोटी सी बात है, जहां विशेषण की बात है उस विशेषण को किसी संज्ञा के साथ में जोड़कर आप काम कीजिए तो आपका आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे पुस्तकीय पुस्तक से बनने वाला विशेषण है, ठीक है, बाकी पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकालय ये हमारे यहाँ विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण की बात हो रही है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, देखो शब्द जब स्वतंत्र है तब तो उसे हम शब्द कहेंगे, लेकिन जैसे ही उसे वाक्य में स्थान मिलता है या वाक्य में उसको जगह दी जाती है तब वह शब्द शब्द न कहकर उसे क्या कहेंगे, हम लोग पद कहेंगे। और इन्हीं पदों का जब परिचय किया जाता है तब पद परिचय कहा जाता है। मान लो कोई शब्द अगर कर्ता पर बैठा तो वो कर्ता कहलाएगा, ठीक है। अगर वो कर्म के स्थान पर बैठा तो कर्म कहलाएगा, या क्रिया के स्थान पर तो क्या कहलाएगा भाई, क्रिया कहलाएगा, वहां वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, छोटा सा शब्द लिखा, जैसे श्याम शब्द लिखा भाई, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, श्याम शब्द, यहाँ केवल शब्द है, लेकिन जैसे ही श्याम को मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया, क्या श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम क्या पढ़ता भाई, पुस्तक पढ़ता है। यहां तो श्याम है ना, अब यहाँ पर ये शब्द नहीं है, यहां पर ये क्या है, करता है, ठीक है, पद बन गया, यहाँ पर क्या बन गया भाई, पद बन गया, पद कहलाएगा, यहाँ पर ये शब्द नहीं कहलाएगा, करता है ये, पुस्तक यहाँ पर शब्द नहीं है, ये कर्म कहलाएगा, यहाँ पर पद बन गया, पढ़ता है वह भी यहाँ पर शब्द नहीं है, यहाँ कर्म है, कर्म में कौन सा है, क्रिया के अंतर्गत माना जाएगा। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें पद कहा जाता है, याद रखिए आप लोग भी। अच्छा सा सवाल है, देखिए कि बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इस प्रकार के जब सवाल पूछे जाते हैं 4 विकल्प है, उनका प्रयोग कीजिए आसानी से। जैसे जोर से बोलो कोई सुन लेगा, है ना, जोर से बोल के तो वैसे सुन लेगा, है ना, बोलने की जरूरत ही कहाँ है, ठीक है। गाकर बोलो कोई सुन लेगा, किसी को सुनाने की बात कोई सुन लेगा, जहां बात हो रही है तुम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, क्या बोलो भाई, अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई धीरे बोल कोई सुनने ना ले। तो हमारा विकल्प इसके अंतर्गत होता सही माना जाएगा। वाक्य में शब्दों का जो क्रम है वो निर्धारित किससे होता है, वाक्य है, और वाक्य में जो शब्द है अपने निश्चित स्थान पर जब लगे रहते हैं, निश्चित स्थान पर जब उनका प्रयोग किया जाता है तब उन्हें क्या कहते हैं, पदक्रम से या भाषा से, छंद से या अलंकार से उनका क्रम निर्धारित किया जाएगा। देखो भाषा से शब्दों का कोई क्रम निर्धारित नहीं होता है, छंद से किसी भी कविता किसी रचना की सुंदरता बढ़ती है, उसका लय उसका ताल अच्छा होता है, अलंकार से भी वह अच्छे या सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन शब्दों का जो क्रम है वह पद क्रम से निर्धारित होता है। अभी हमने चर्चा की थी कर्ता कर्म या क्रिया के आधार पर पद क्रम से ही, क्योंकि शब्दों को क्या कहेंगे, पद कहेंगे, और पद जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनके क्रम से ही शब्दों का स्थान निर्धारित किया जाता है।
शुद्ध वाक्य हैं, 4 विकल्प है, शुद्ध वाक्य देखिए। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, अरे डाकू के पैरों में हथकड़ियां है, यह ऐतिहासिक घटना है, आपका बहु दिए, आपका बहु दिए। तो इसमें देखिए शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। देखो दरअसल में, दरअसल भी लिख दिया और में साथ में आ गया, तो ये हमारा वाक्य क्या हो गया भाई, असल में हो सकता था। असल में वह उससे प्रेम करता है, तो ये हमारा वाक्य शुद्ध होता, लेकिन यह गलत है। डाकू के पैरों में हथकड़ियां, हथकड़ियां कभी भी पैरों में नहीं लगती, हथकड़ियां हाथों में लगती है, तो ये भी वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। यह ऐतिहासिक घटना है, यही हमारा वाक्य क्या हो गया भाई, शुद्ध हो गया। आपका बहुदिए, नहीं आपके लिखने की जरूरत नहीं है, बहुदिए लिख दिया आपने, बहुदिए लिख दिया, फिर आपको आपके लिखने की जरूरत नहीं है। तो शुद्ध वाक्य यह ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद देखिए योजक चिन्ह, यहां पर विराम चिन्हों की बात हो रही है, और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था चिन्ह जो शुद्ध शब्द है तो इस प्रकार लिखा जाता है। शुद्ध शब्दों की बात हो रही है, योजक शब्द है यहां पर पूछ रहा है योजक चिन्ह, सीधा सा उत्तर है योजक चिन्ह, इस प्रकार से माना जाता है। ये हमारा योजक चिन्ह हो गया, और इसी प्रकार इसको लिखते हैं, ये निर्देशक चिन्ह भी बन जाता है ऐसे, ठीक है भाई, निर्देशक चिन्ह भी हो जाता है। ये हमारा अल्प विराम है, कौन सा विराम है, अल्प विराम, और ये हमारा विसर्ग, ठीक है, कोई विराम चिन्ह नहीं है वैसे तो। और ये हमारा अभी इससे पहले सवाल बना था, हमने पढ़ा था, ये अर्ध विराम के अंतर्गत माना जाता है। कौन से विराम के अंतर्गत, अर्ध विराम के अंतर्गत माना जाता है। योजक चिन्ह, ये हमारा योजक चिन्ह का उदाहरण माना जाएगा, योजक चिन्ह का है विराम चिन्ह के अंतर्गत। लागव चिन्ह का प्रयोग होता है, यहां पर विराम चिन्हों की बात हो रही है। विराम चिन्ह महत्वपूर्ण भाग है भाई रीट के अंतर्गत, आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छी प्रकार से देखे जाए। 1 से 2 सवाल, 2 भाषाएं होती है, जो आपकी भाषा प्रथम या भाषा जो दूसरी है उनमें 2 से 3% आपको देखने को मिल सकते हैं। लागव चिन्ह की बात करें, लागव चिन्ह देखो उद्धरण के, उद्धरण का मतलब होता है किसी बात को, कही हुई बात को है जैसे रखते हैं इन्वर्टेड कोमा में, इकहरा और दूहरा, इस प्रकार ये लिखे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए भाई, ठीक है। ये इकहरा हो गया और ये हमारा दूहरा हो गया। उद्धरण चिन्ह के लिए लागू चिन्ह, सीधा सा बता दूं कि लागू चिन्ह का मतलब होता है संक्षिप्त करना, कोई बड़ी बात होती है उसको छोटे रूप में या संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का भाई, लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप सीधा से लिखते हैं इस प्रकार, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर लिखते हैं तो कई बार हम सीधा ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, तो ये हमारा लागू चिन्ह माना जाएगा। उसके बाद देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय, यहां मुहावरा दिया है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना और पुरानी बातों को दोहराना, ठीक है। तो सीधा सा कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातों को दोहराना। पुरानी बातें हैं, कई बार हम बैठे रहते हैं या बातचीत करते हैं, कहते हैं भाई क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्यों पुरानी बातों को याद कर रहे हो, क्योंकि बातें बातें होती है, कभी खत्म होने वाली नहीं है भाई, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, उसी प्रकार का प्रश्न है, 4 विकल्प है, चारों विकल्प आप लोग देखिए उसमें। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, अंगारों पर पैर रखना मेरी आदत नहीं, अरे नाकों चने चबाना मेरी आदत नहीं, पत्थर की लकीर खींचना मेरी आदत नहीं, किसी के सामने क्या फैलाना, हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। अच्छी तैयारी करोगे, रिट में सिलेक्शन होगा तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों, तो हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। बढ़ते हैं और अगला सवाल फैलाते हैं, देख तो कैसे फैलाते हैं, देखो कि भीगी बिल्ली होना इसका अभिप्राय है, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय पूछा है, यह भी मुहावरा है। भीग जाना, उसके बाद बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना, सर्दी तो अब नहीं लगेगी, ठीक है। भीगी बिल्ली होना इसका सही हमारा अभिप्राय होगा, वो होगा डर जाना। भीगी बिल्ली बन गया भाई, वो तो कहते हैं ना, वह डाकुओं को देखकर, चोरों को देखकर क्या बन गया, भीगी बिल्ली बन गया, तो हम कह सकते हैं डरे जाना। 4 विकल्प आराम से पढ़िए और उसके बाद में अपने उत्तर का आप लोग क्या करना है, निर्धारण आप लोगों को करना है, चयन आप लोगों को करना है। उसके बाद देखिए कि कौन मुहावरा नहीं है, कौन सा, हम कह सकते हैं भाई 4 जो विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा क्या नहीं है, मुहावरा नहीं है। कई बार हम 4 विकल्प बिना पढ़े आगे नहीं पूछा है या है पूछा है, यहां हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो पहले आराम से सवाल पढ़िए, उसके बाद सवाल के अनुसार 4 विकल्प है उनको पढ़िए और फिर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सा यहां मुहावरा नहीं है, लाल पीला होना, लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना मुहावरा है। सब्ज बाग दिखाई देना, है ना, सब जगह हमें
कहते हैं खुशनुमा चीज दिखाई देना या सब जगह एक समान दिखाई देना, सब जवाब दिखाना हम कह सकते हैं, ये भी हमारा मुहावरा है। पीला मुंह करना तो होता नहीं भाई, काला मुंह करना होता है, तो ये हमारा मुहावरा यहाँ नहीं है। हराई हरा सूझना है ना, एक जैसा सूझना, तो हम कह सकते हैं हराई हराई सूझना, ये मुहावरा हो गया। ये भी मुहावरा। लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, सपने दिखाना, वो भी कह सकते हैं। हराई हराई सूझना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मुहावरा, लेकिन पीला मुंह करना मुहावरा नहीं है। देखो मुहावरों का जो अर्थ होता है वह उस वाक्य के अनुसार, उस सवाल के अनुसार जहां पूछे जाते हैं उसके अनुसार तय किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में कि नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए हम क्या करते हैं भाई, है परिपत्र देते हैं, ज्ञापन देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं या विज्ञापन देते हैं, तो सीधी सी सरल सा सवाल है, आवेदन पत्र लिखा जाता है। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी हमें करनी है, तो हमें किसी संस्थान में जब नौकरी करते हैं तो आवेदन पत्र लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कि विज्ञप्ति में, जो विज्ञप्ति होती है उसमें जारी करने वाले अधिकारी का पद और नाम होता है। विज्ञप्ति जब लिखी जाती है, जो अधिकारी विज्ञप्ति को जारी करता है उसमें उस अधिकारी का जो पद है और जो नाम होता है वो कहां लिखा जाएगा, सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर, और कहीं भी नहीं। एक चीज हमें पता है, विज्ञप्ति जो जारी की जाती है ना, तो नाम ऊपर तो लिखने की बात नहीं हो रही है, ऊपर तो नहीं हो रहा है, कहीं नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं हो रही, तो हमारा विकल्प एक बच गया। सबसे नीचे लिखा जाएगा और किस ओर लिखा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाएगा। किस ओर लिखा जाएगा भाई, दाईं ओर, सबसे नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। आप लोग याद लिखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा विज्ञप्ति है और इसमें जब बात करें तो इस प्रकार दाईं ओर उस अधिकारी का नाम और पद लिखा जाएगा, नाम और पद लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए कि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए क्या जारी करता है। सरकारी विभाग अपनी कोई भी योजनाएं हैं वह जनता तक देने के लिए क्या जारी करता है, विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना या ज्ञापन। इसका जो सही उत्तर माना गया वह विज्ञप्ति माना गया है। क्या माना गया है, विज्ञप्ति माना गया है कि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। निविदा में तो किसी कार्य की सूचना होती है, काम करवाया जाता है, उसकी सारी सूचना। अधिसूचना में सरकार अपनी जो आदेश है वह जो छपाती है वो अधिसूचना गजट में प्रकाशित करती है। ज्ञापन में किसी प्रकार का ज्ञापन दिया जाता है, किसी समस्या के प्रति दिया जाता है, किसी काम के प्रति दिया जाता है। उसके बाद में देखो ये आपके गद्यांश से है। गद्यांश से सवालों को लिए गद्यांश इस प्रकार दिया जाता है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आपको गद्यांश के उत्तर देखने हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारा यह प्रयास है वो आपको अच्छा लगे और भी आपके लिए रिट के L1 और L2 के लिए जो हिंदी भाषा से संबंधित जो क्लासें हैं, जो पुराने सवाल है, प्रश्न उत्तर है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।